नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा इसमें बना हुआ है कश्मीर का। कश्मीर यानी पहलगाम का। यह पहलगाम में कल जिस तरह से हमला हुआ, खासकर टूरिज्म पर, यानी कि पर्यटकों को जिस तरह चुन चुन कर और उनका मतलब जाति पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर जिस तरह से हमला हुआ है, यह एक मामूली हमला नहीं है। इसके पहले बांग्लादेश में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हुआ, एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में जो है डबल अटैक हुआ है। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद अगर सरकार थोड़ी सी टाइट हुई होती और वहाँ की सरकार अगर थोड़ा सा इसके ऊपर एक्शन लिया होता, शायद ये घटना नहीं होता। और ख़ासकर कश्मीर में पहलगाम की बात करूँ तो पहलगाम एक मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है। मैं भी वहाँ पर गया हूँ, लेकिन जिस समय वहाँ पर जब मैं गया था तो उस समय काफ़ी वहाँ पर सिक्योरिटी थी, काफ़ी चीज़ें तलाशी जाती थी। एयरपोर्ट पर आप पहुँचते हैं तो दो बार चेकिंग होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ढिलाई और देखा है तो इंटेलिजेंस का फेलियर ही माना जाएगा इसको। कल से डिबेट चल रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर। हर कोई परेशान है कि आखिर में हुआ कैसे। आतंकवादी आए और अपना काम करके चले भी गए और अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न इसका कोई ये जिम्मेदारी ले रहा है कि आखिर में इसमें फेलियर कौन है। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ सरकार बनी हुई है। हालांकि पूरी जवाबदारी सुरक्षा की तो केंद्र के अंदर में आता है और केंद्र में जो है, केंद्र की फेलियर ही इसको माना जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई हैं जिस तरह से, उसको देखते हुए आज पूरा देश गुस्से में है। हर कोई चाहता है कि इसका रिवेंज लिया जाए। पाकिस्तान अलर्ट पे है, बांग्लादेश दहाड़ रहा है। आखिर में क्या चल रहा है देश में? केंद्र सरकार सिर्फ जो है स्टेट में अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। केंद्र का चुनाव तो हो चुका है, यानी बीजेपी लोकसभा में अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी अपना शासन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद तो देश के अंदर फेलियर हो रहा है, वो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आज हमारा बहस का हिस्सा भी यही है कि आखिर में किसकी फेलियर है जो इस तरह की घटनाएं हुई। इसके पहले बहुत से आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स के ऊपर इस तरह हमला करना ये शायद बहुत रेयर है। हमारे साथ में है बीजेपी के ही उत्तर भारतीय नेता हैं शैलेश मिश्रा जी। हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि घटना तो हो गई है, घटना में वो पूरी तरह से सफल होकर चले गए। आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, पकड़े जाएंगे, उनका एनकाउंटर भी होगा, वो बात की बात है। लेकिन आखिर में ऐसी जगह पर पहुंचे कैसे और वो अपने काम में अंजाम देकर चले भी गए? सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर क्यों नहीं था? बाकी चीज़ें क्यों नहीं थी? ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शैलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। पिछले दिनों हमने चर्चा की थे आपके साथ में ये आज भी हम इसी अलग चर्चा पे अब बैठे हुए हैं। जी, क्या मानते हैं इसको? हम जो इंटेलिजेंस उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या कारण रहा है कि इतनी संवेदनशील जगह पर जो है इतनी ढिलाई रखना कहाँ तक उचित था? आपने जैसे कहा श्याम भैया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये तो जग जाहिर है जी। और जिस तरीके से आपने पहलगाम के साथ साथ मुर्शिदाबाद का और बाकी जगहों को भी इसमें, अगर गाजा की पट्टी को भी अगर इसके अंदर आप इंक्लूड कर लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे विश्व में आज एक तरीके से एक विचार के लोग बाकी के विचार के लोगों को मिटाकर अपने विचार को स्थापित करने का एक मतलब ऐसा एक कुक्षित प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जाके अपने विचारों की प्रभुता स्थापित करना चाहते हैं। ये एक देश का या एक प्रांत का या एक जिले का ये विषय ही नहीं है जी। और जिस तरीके से एक यूनाइटेड नेशन में एक ऐसी फौज होती है जो एक शक्ति का संतुलन बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है विश्व में, और हर एक को जीने का, मानवता का जो बुनियादी अधिकार है उसको उसकी रक्षा करती है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ एक साधारण नागरिक होने के नाते, भारत का, एक विश्व का एक नागरिक होने के नाते, कि ऐसी कोई एक वैश्विक व्यवस्था कायम की जानी चाहिए जो केवल और केवल आतंकवादियों को काबू में रखने के लिए और उनको दंडित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाए।
हर एक देश में आप देख रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी हमारी फौज तो बॉर्डर पे कायम स्वरूप रह रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बीएसएफ है और बाकी सारी सिक्योरिटी एजेंसियां तो है ही है, काम कर ही रही हैं। लेकिन फिर भी जब भी हम थोड़ा सा राहत लेते हैं या थोड़ा सा विराम लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तब आप देखेंगे कि ऐसी घटना करके वो पूरे विश्व में वो अपने जो एक उनका एजेंडा है उसको वापस से पटल पे लाने के लिए वो लोग ऐसी काम करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरेबिया गए हैं दोहा में बिजनेस डील करने के लिए, और यहाँ पे उप राष्ट्रपति वेंस जी, राष्ट्रपति यूएस के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका था उनको कि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देके पूरे विश्व पटल पे एक अपना जो उनका जो कहना है वो सही है गलत है वो दूसरी बात है, उनका जो कहना है उसको उन्होंने वापस से दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। ये क्यों हो सका है? इसमें सबसे जरूरी चीज है वो सरप्राइज एलिमेंट जी। आप कितने भी ताकतवर हो, कितनी बड़ी भी फौज हो, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा छिद्र करना है और वो भी मेरे चॉइस से, मेरे उन जगह का भी चॉइस मेरा रहेगा, समय का भी चॉइस, तो कोई भी कर सकता है। 9/11 का हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ, ये सारी चीजों में एक समानता है, सरप्राइज एलिमेंट जी। यानी अब इस विचारधारा के लोगों को अगर आपने जरा भी मुभा दी, जरा भी फुर्सत दी, तो वो आपके ऊपर हमला कर देंगे। इसके लिए एक ही उपाय दिख रहा है जो इजराइल फॉलो कर रहा है कि इनके साथ निरंतर युद्ध करते रहो, या तो तुम समाप्त हो जाओ या इनको समाप्त कर दो। निरंतर इनके साथ में युद्ध लड़ते रहना, पॉजिटिव युद्ध, ऐसा डिफेंसिव नहीं। ये डिफेंसिव में रहने का ही अंजाम भोग रहे हैं हम लोग कि वो जब चाहे आके अपने को मार के चले जा रहे हैं और हम फिर बाद में उनको ढूंढते फिर रहे हैं। आज मैं सुना उनका स्केच भी बन गया 3 आतंकवादियों का, फोटो भी जारी हुआ है और जारी हो गया है, वो पकड़े भी जाएंगे, उनकी एनकाउंटर भी हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या? हर में घुस के जिस तरीके से मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इस तरीके से जो भी जहां से भी इनकी पैदाइश हो रही है वहां घुस के लगातार निरंतर युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको शांति मिलेगी। शांति फुकट में नहीं मिलती है, उसके लिए कॉस्ट है, हर एक चीज का कॉस्ट है, नो फ्री लंचेस। तो आपको ऐसी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी और यह वैश्विक होनी चाहिए। इसमें कोई भी, जितने भी विभिन्न विचारधाराएं हैं, एक को छोड़ के जी, उन सारी विचारधाराओं को एक होकर एक ऐसी यंत्रणा स्थापित करनी पड़ेगी जो निरंतर इनसे, हर जगह पे इनसे युद्ध लड़ते रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आतंकवादी हमला करने वाला कोई एक विशिष्ट समाज का, विशिष्ट विचारधारा का ही आदमी है। जो उसका जख्म झेलने वाले लोग हैं, जिनकी हत्या हो रही है, जिनको नुकसान हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, XYZ, लेकिन हमला करने वाला आए ही है। ऐसा क्यों? और कुछ लोगों ने तो इसको, मतलब समझ लीजिए, अपना एक प्रोफेशन, अपना एक व्यवसाय ही बना के लिया है। और इसमें जो असंतुष्ट शक्तियां हैं, जो डीप स्टेट जिसे कहा जाता है, वो लोग इनका फायदा उठाकर जो स्थापित सरकार है उसको विचलित करने के लिए, ड्रग्स का धंधा करने के लिए, जितने भी इलीगल, जितने भी अवांछित तत्व हैं, इन सब को के पीछे यही अवांछित लोग हैं। और इनको समूल जब तक हम लोग नाश नहीं कर लेंगे, देखिए विश्व में श्री राम और श्री कृष्ण के जमाने में भी असुर दानव थे जी। तब से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आज भी वो हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब भी कुछ इस तरह घटनाएं होती है, चर्चाएं होती हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, सब होता है, लेकिन तुम करना चाहिए ना, मना कौन किया है? आखिर में एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, बाद में विपक्ष उसके ऊपर उंगली भी उठाती है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को आप अलग मत मानिए जी, वो भी इन्हीं का हिस्सा है। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि आप हर वक्तव्य, हर भूमिका ऐसी लेंगे। आज ममता बनर्जी अगर चाहें जी, तो मुर्शिदाबाद में रुक सकता था कि नहीं दंगा? क्यों उनको खुली छूट दी गई?
बांग्लादेश से आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक झूठ है, मैं नहीं मान सकता। ऐसे कैसे आप कह सकते हो बांग्लादेश से आए? इनके पाले पोसे बढ़ाए हुए ही हैं, जो चुनाव में भी हिंदुओं को मतदान करने नहीं देते, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, एक मजहब विशेष के लोगों को मतलब उनको उनके फेवर में हमेशा रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति। क्यों? अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। चाइना में क्यों नहीं होता आतंकवादी हमला? यूएस में हो गया, रशिया में हो गया, यूरोप में हो गया, भारत में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जापान में हो गया। मुझे बताओ चाइना में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? जीरो टॉलरेंस। वहां लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है वहां पे। आप गोल टोपी लगा के बाजार में घूम नहीं सकते अगर होना चाहे तो। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र तो हिंदू मुसलमान के बीच में लोकतंत्र बनाया गया है ना? सिर्फ इसमें हिंदू मुसलमान की करके बात ही ही नहीं जो है। लोकतंत्र की लड़ाई होती है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। इसमें कल तो यही सामने आया ना कि धर्म देख के मार रहे। हाँ, धर्म पूछ के मार रहे। वो धर्म पूछ के मार रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। एक विशेष धर्म के लोगों को पूछ के उनकी हत्या करना चाहते हैं ताकि ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहें। देखिए, आतंकवादी तो कब बंद होने वाला नहीं है, लेकिन हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो आज पहलगाम में हुआ है, कल जो है और भी जगहों पे होगी। जिस अलर्ट क्यों नहीं है? जिस दर्जे की अलर्टनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस दर्जे की अलर्टनेस आने के लिए ही अग्निवीर योजना लाई गई थी, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। 4 साल का अगर वो अग्निवीर बन के सेवा देता है तो 10 साल में आने वाले, 20 साल में आने वाले, 25 साल में हर गली में आपको 4 फौजी मिलेगा। अगर 50 लोग एक जगह पे खड़े हैं तो उसमें से 5 फौजी रहेगा जो ट्रेंड रहेगा ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति को झेलने के लिए। तो योजनाएं बंद कहां हुई? कहां है अभी अग्निवीर? लेकिन शुरुआत अभी हुई है ना, उसका भी कितना विरोध हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना कि ये विरोध में जो बैठे हुए हैं, विरोध में जो राजनीति कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी को ले लो या इधर सिद्धरमैया को ले लो कर्नाटका में, ये लोग क्या चाहते हैं? खुले तौर पे ये लोग ऐसे अतिवादी शक्तियों का समर्थन करते हैं। और देखो, जिसको नुकसान पहुंचाना है, जिसको आप पे हमला करना है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जो सत्ता में है, जो शासन है, जो मानवता पकड़ के चल रहा है, उसके लिए तो 1000 तरीके के बंधन है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था आ जाए जी, और उसके अंदर आपको पूरी तरीके से फुल प्रूफ अगर यंत्रणा कोई बन सकती है, आज उनके उस विचारधारा के बीच में रहने वाले लोग 100% उनके साथ में नहीं होते, लेकिन डर से ये तो उनका ही गला काट देंगे, उनको ही गोली मार देंगे। तो जो अपनी टीम बना के भी चल रहे हैं ना, उसके बुनियाद में भय ही है। अभी झारखंड से एक मेल आया, वायरल हुआ है कि वो खुशी मना रहा है, थैंक्स टू पाकिस्तान, थैंक्स टू आतंकवाद। तो ये इसको कौन पोषण, इसका पोषण कौन कर रहा है? आज हमारे देश का एलओपी अमेरिका में जाके ऐसी वाहियात बातें करके इनको पोषण ही देने का काम करते हैं। ऐसे लोग जब हमारे देश में ही हैं तो उनको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है हमारी यंत्रणा? डिटेक्ट हैं जी, डिटेक्टेड हैं, सबको मालूम है ये चोर है। लेकिन लोकतंत्र में चोर को भी अधिकार दिया गया है, डाकू को भी अधिकार दिया है, बड़े से बड़ा रेपिस्ट भी कोर्ट में जाके वहां पे 20, 25, 30 साल तक केस लड़ता है। तो आप मानते हैं कानून फेल है? फेल है। अगर समय पे जी, अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो टाइमली जस्टिस नहीं है तो वो इनजस्टिस है, ये भी सब मान रहे हैं। अब आप सोचिए ना, एक वक्फ कानून का ही मैं उदाहरण देता हूं कि उसके अंदर कैसे मतलब एक अंधे को भी, एक बहरे को भी समझ में आएगा ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी
जो एक कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत अपने ही परिवार के, अपने ही मित्र परिवार के लोगों को बार बार जज बना के पेश करते हैं, वो लोगों के पास ये लिबर्टी है कि उनके जज के पास थप्पी का थप्पी नोट मिलेगा तो भी एफआईआर तक दर्ज नहीं होगा। और यहां पे जो कानून संसद ने पास किया गया है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, राष्ट्रपति के और राज्यपालों के ऊपर आप समय की मर्यादा लगा सकते हैं। तो किसी एक नेता ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि जो अराजकता फैली हुई है इसके पीछे वो सुप्रीम कोर्ट ही है, ऐसा उन्होंने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं। तो इसमें पूर्णता नहीं तो आंशिक रूप से सत्यता तो है ही है ना। तो कुल मिला क्या कहना चाहेंगे कि हमारा सिस्टम तो फेलियर, निरंतर संघर्ष करने वाला, निरंतर लड़ते रहने वाली ऐसी एक फौज चाहिए जो अंदर घुस के मारे, एक बार नहीं, उसका 24 घंटा 365 डेज एक ही काम होना चाहिए 24/7। लेकिन इसका परिणाम, दुष्परिणाम भी तो हो सकता है हमारे देश में। अगर हम मारेंगे तो हम 4 बार मारेंगे तो एक बार वो भी तो अटैक करेगा। परमाणु देश, दोनों ही देश जो है परमाणु हथियार लेस है। देखिए, मैं आपको ज्यादा विस्तार से बताने से अच्छा एक उदाहरण दे सकता हूं कि इजराइल जो कर रहा है ना, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। यार शांति मिलने वाली नहीं है आपको, लेकिन एटलीस्ट वो चॉइस रहेगा आपको कि आप किसको वहां पे लड़ने के लिए भेज सकते हैं। आज तो निहत्थे थे जी, निहत्थे थे तभी तो उनको चिन्हित करके मार दिया गया। तो ट्रेंड प्रोफेशनली फाइटर्स लोगों को ही वहां पे हमेशा 24 घंटा उन पे काम पे लगा के रखा जाए। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था फ्रेंड्स कि जो मुद्दे हैं आखिर में, जो फेलियर है आखिर में क्या था, यानी कि पहलगाम में जिस तरह से धर्म पुरुष मारे गए हैं, इसका दोषी कौन है? मोदी जी रिवेंज लेंगे, अमित शाह रिवेंज लेंगे तो सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, लोग खुश होंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? लेकिन क्या परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है? इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि जहाँ संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा, और आज जो डिजिटल ज़माना है तो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से फेल रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा होता और उसका मॉनिटरिंग बराबर होते रहता, जब वो रेकी कर रहे थे पहलगाम में तभी वो पकड़े जाते, क्योंकि मिलिट्री के ड्रेस में आए थे। आखिर उनको ड्रेस कौन मुहैया कराया? उनको बाकी रेकी करने के लिए स्थान कौन बताया है? उनको रास्ता कौन बताया है? क्योंकि पहलगाम का रास्ता ऐसे है, बिना घोड़े खच्चर से आप जा नहीं सकते। अब ये अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और रास्ता पहलगाम से ही जाता है, तो कहीं ना कहीं अंधेरा फेल है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अभी हमला हुआ है, कुछ दिन फिर से जो है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, देश में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, बाकी जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ नॉर्मल होता जाता है, सब कुछ नॉर्मल, ठीक है, तो हर देश का सिस्टम है ये। लेकिन आज जिस तरह से पूरा देश, पूरा विश्व जो है आतंकवाद से लड़ रहा है, इसके लिए जो है हर देश को चौकन्ना तो रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है चारों तरफ से आतंकियों से घिरा हुआ है। पश्चिम बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका भी कभी कभी सामने आ जाता है। तो एशिया में हमारा देश जो है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, उस हालत में है, लेकिन ये लड़ने से नहीं होने की वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। देखते हैं, हम इंतजार यही करेंगे कि इसका रिवेंज क्या होता है, क्या किस तरह बदला लिया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।